आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये हमें हमारे संविधान में भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। ठीक है, भाग 4 के 36 से 51 तक क्या दिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, याद रखना। तो कब बने थे? ये तेग बहादुर समिति बनी थी, तो इनकी सिफारिश पर हमने नीति निर्देशक तत्व को लाया गया था। ये क्या है कि हमारे जो उद्देश्य है ना, जो हमारे राजनेता जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी, उन्होंने कुछ उद्देश्य रखे रखे थे कि हमारा देश एक समय पे इतने दूर पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, हम समानता को यहाँ पहुंचा देंगे। और कैसे पहुंचाएंगे, हम क्या क्या काम करने पड़ेंगे, उस तरीके से। अब इनको कोई वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी। वैधानिक का मतलब होता है जैसे मूल अधिकार थे हमारे, वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त थे उनको। अगर वो लागू नहीं है तो उनको लागू करवा सकते हैं। कोर्ट में जाएँगे, कोर्ट बोलेगा इसको लागू करो, तो लागू करना पड़ेगा, उसी दिन से लागू हो जाएगा। पर इसको नहीं है। इसमें जो दिए गए हैं, वो ये है कि सरकार करे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करे। हालाँकि ठीक है, इस पे कोई फ़ोर्स नहीं है कि बस करना ही है, नहीं, इसमें ये है कि करिए, ये ज़रूरी है। बोला गया था कि ज़रूरी है, पर जिस दिन बोल दिया उस दिन से ही लागू हो नहीं। आप करेंगे, सरकार अपने हिसाब से करेगी, कब करना है, कब शुरुआत करनी है, वो सरकार के ऊपर छोड़ दिया था। इसलिए इसको वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तेग बहादुर समिति ने इसकी सिफारिश दी थी। भाग 4 के 36 से 51 तक दिए हैं। ठीक है। कुछ ये है कि अम्बेडकर ने इसको अनोखी व्यवस्था कहा है, जो आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करता है। केटी साय ने ऐसा बोला, ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधानुसार देगी, है ना। कृष्णमाचारी ने स्थायी कूड़ागर बोला। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने यह सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। ठीक है, तो ये कुछ हैं तो याद कर लेना, खास तौर पे कृष्णमाचारी का याद कर लेना, और केटी साय का, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैं इन दोनों को बोलूँगा तो थोड़ा सा याद करके रखना, है ना। अब शुरू करते हैं हमारी नीति निर्देशक तत्व। तो आर्टिकल 36 में दिया है राज्य की परिभाषा। मैंने बोला था ना कि जब पहला आर्टिकल कोई भी आएगा उसमें परिभाषा ही मिलेगी आपको। तो कोई भी हो तो आर्टिकल 36 में परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या है? तो इसमें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। क्या है? राज्य का कर्तव्य है। मतलब आर्टिकल 37 में बोला कि इसको जो लागू करेंगे, राज्य, राज्य का मतलब इसमें सिर्फ राज्य सरकार है नहीं, केंद्र सरकार भी है। राज्य जो बोल शब्द आएगा वो एक एरिया को डिफाइन करता है कि राज्य कुछ भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है, एक छोटा सा जिला या राज्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ सरकारें काम करती हैं। तो राज्य का कर्तव्य है, मतलब केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का कर्तव्य है इसको लागू करना। आर्टिकल 37 में दिया है। 38 में क्या दिया है? 38 में दिया है राज्य ऐसी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आय का और अवसर प्रदान हो। मतलब कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, आय मिले और अवसर मिले। मतलब अवसर की भी समानता मिले, है ना। राजनीतिक न्याय मिले हमको, आय में भी अवसर मिले, हम आय भी मिले हमको, पैसा कमाना हमको मतलब हो बना कर सकें, हम पैसा कमा सकें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आय का वो संसाधन हो हमारे पास, कहीं ना कहीं से आय आ रही हो हमारे पास। ऐसा नहीं कि सब बेरोजगार बैठे हैं। आर्टिकल 39 में क्या है? आर्टिकल 39 में दिया है पर्याप्त रोजगार के साधन होने चाहिए, महिला व पुरुष का समान वेतन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अलग अलग हैं दोनों के वेतन। बच्चों को शोषण से बचाना होना चाहिए, है ना। निःशुल्क वकील मिलना चाहिए, इसी में लिखा है निःशुल्क। अगर कोई वकील चाहता है तो इसी में निःशुल्क वकील होना चाहिए। आर्टिकल 39 में ही दिया है। 39A में क्या है? दिया ना, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए हमको, है, समान अवसर के आधार पर न्याय होना चाहिए। तो आर्टिकल 39A में दिया है। ठीक है, इतना याद रखना। आर्टिकल 40 में दिया है ग्राम पंचायत का गठन। जो अब तो हो गया, अपने यहाँ ग्राम पंचायत होती हैं, हर गांव में होती है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में, जैसे बीमार हो कोई आदमी, बुढ़ापा हो, किसी का चल रहा हो, या अशक्त मतलब कुछ करने लायक नहीं है, विकलांग है, बेसहाय है, बेरोजगार हो, तो आदि को है ना काम में, शिक्षा में वो लोक सहायता पाने का अधिकार है। मतलब वो लोक सहायता पा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको काम नहीं दोगे, तुम्हें कुछ नहीं दोगे, ना शिक्षा दोगे। तो उनको दे रखा है गवर्नमेंट ने, इसलिए आरक्षण दे रखे हैं। विकलांग लोगों को भी दे रखे, कई जगह सुविधाएं दे रखी हैं विकलांग लोगों के लिए। अस्पतालों में अलग से एक ऊपर जाने का रास्ता बना रखा है, वो इसलिए कि ताकि उनको कोई भी सहायता पाने का अधिकार जो मिलता है वो उससे पीछे ना रह जाए।
तो आर्टिकल 41 में ये दिया है। आर्टिकल 42 में दिया है महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति और कार्य संगत न्याय। मतलब निःशुल्क प्रसूति का मतलब होता है प्रसव, जब बच्चा पैदा करना होता है ना, तो कोई महिला के लिए, जब कोई भी महिला का प्रेग्नेंट है तो वो कहीं भी निःशुल्क है ना अपना बच्चा पैदा कर सकती है। उसको कोई नहीं बोलेगा कि आप पैसे दीजिए तभी हम बच्चा पैदा करें, नहीं। अगर वो प्रेग्नेंट हो, गलती से अस्पताल में पहुँच गई, ठीक है, सरकारी अस्पताल में, तो उनको फ्री में करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। निःशुल्क प्रसूति उनको देगी, अगर उसके पास पैसे भी नहीं है तो भी करना पड़ेगा। बात यहाँ ये आती है कि कई बार होता है कि पैसा नहीं है, आदमी इतना ही गरीब है, का 2 रुपए भी नहीं दे सकता, जब खाना ही वो 100 रुपए का डेली कमा के खा रहा है, कहाँ से दे देगा वो? तो निःशुल्क तो करना पड़ेगा आपको, उसकी हर और सारी देखभाल। ऐसा नहीं है कि क्या क्या दवा चाहिए उसको, 6 महीने पहले कितनी चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, कौन से टीके लगने हैं बच्चे को, सब कुछ। महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति का मतलब ख़ास तौर पे अब तो अधिनियम भी बहुत सारे हैं इस पर, तो ये तो लागू कर दिया गया है। इसको भी लागू कर दिया, इसको भी लागू कर दिया, इसमें भी काफ़ी कुछ लागू कर दिया है ना, काफ़ी कुछ लागू कर दिया हमने। और आर्टिकल 43 में कर्मकारों को निर्वाह मज़दूरी व कुटीर उद्योगों का विकास, कि हम लोगों की एक कुछ मज़दूरी होनी चाहिए, निर्वाह मज़दूरी मतलब एक कुछ इतनी मज़दूरी होनी चाहिए कि उसको गुज़ारा हो सके। निर्वाह का मतलब होता है कि जो डेली का काम है ना वो तो कर सके, अच्छा खास मतलब खाना तो खा सके, कम से कम इतनी मज़दूरी तो हो। अब ऐसा नहीं आज के समय तुम उसको 50 रुपए दे रहे हो, 12 घंटे काम करा रहे हो, कहाँ से वो खाना भी नहीं खा पाएगा, अपना अपना बच्चा खुद नहीं खा पाएगा, बच्चों को क्या खिला लेगा? तो कम से कम इतनी तो मज़दूरी देनी ही पड़ेगी आपको। कुटीर उद्योग का मतलब छोटे उद्योग जो गाँव में या फिर तहसीलों में या छोटे-छोटे ज़िलों में शुरू होते हैं, तो कुटीर उद्योग। आर्टिकल 43 में क्या उद्योगों में मज़दूरों की भागीदारी के लिए उपवन, मतलब जो उद्योग होते हैं, कोई भी उद्योग, तो उसमें मज़दूरों को ना भागीदार बनाया जाए कि हर कोई भी डिसीज़न लेना है किसी चीज़ को लेके, तो कहीं न कहीं उनसे मंजूरी ली जाए कि क्या ये काम करना सही रहेगा? जो उनके लिए ज़रूरी है, जो उनको प्रभावित करते हैं, वो काम। हर जगह तो नहीं तुम उनको ले जा सकते, पर जिन डिसीज़न से उन पर प्रभाव पड़ता है, तो उनसे पूछना ज़रूरी है उनको। हैं? कि कल के दिन तुम 500 मज़दूर ला रहे हो लेकिन तुम उनकी सैलरी कम कर रहे हो, जो बकाया जो 100 लोग काम कर रहे थे। तो एक बार पूछना पड़ेगा उन 100 लोगों से, क्या ये डिसीज़न सही रहेगा? हम आपको आपको काम में मदद मिलेगी, कितनी मिलेगी? उससे पैसा कम होगा या ज़्यादा होगा? तो ये डिसीज़न उनसे लिए जाते हैं, है ना? तो उनकी हिस्से भागीदारी ज़रूरी है। किसी भी उद्योग में मज़दूरों की जो तो आपके यहाँ काम करते हैं, उनकी भागीदारी ज़रूरी होती है। 43 बी में दिया है सहकारी समिति बनाना। मैंने कल समझा दिया था आपको कि सहकारी समिति क्या होती है। छोटे-छोटे ग्रुप लोग मिलके जब एक समिति बना लेते हैं और मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, है ना? पढ़ेंगे इसमें इकोनॉमिक्स में डिटेल में है। आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि अभी हिंदू को अगर शादी करनी है तो अलग तरीके से करता है, मुसलमान को करनी तो अलग है, ईसाई को करनी तो अलग है, और हिंदू को डिवोर्स लेना तो अलग होता है, मुसलमान तलाक तलाक बोल के लेता है ना? और ईसाई अपना अलग तरीके से, तो सबके अलग-अलग हैं। तो समान नागरिक संहिता का मतलब है सबके लिए एक कानून, कि तुम्हारी शादी भी तब मानी जाएगी जब तुम रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्रार के सामने अंगूठा लगाओगे, ठीक है? कि अब हम शादी कर चुके हैं, तभी तुम्हारी शादी मानी मानी जाएगी। दूसरा डिवोर्स, तुमको डिवोर्स चाहिए, सीधे कोर्ट में जाओगे, डिवोर्स फाइल करोगे तभी डिवोर्स माना जाएगा। तुम अपने-अपने तरीके नहीं निकाल सकते हो। सबके लिए एक समान कानून, ठीक है? समान नागरिक संहिता, तो इस तरीके से बहुत से कानून हैं, सबके लिए बराबर होंगे वो, कि सब सब चीज़ें समान होंगी। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में नहीं, सीधे जाओ जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में जहाँ ज़मीनों की रजिस्ट्री होती है, वहीं शादी होती है, याद रखना। तो वहाँ जाओ, वहाँ तुम अंगूठा लगाओ जैसे रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री करो एक-दूसरे की, वो तुम्हारी हो तुम उसकी, मतलब एक-दूसरे के लिए रजिस्टर्ड हो गए हो तुम अब, ठीक है? मालिकाना हक मिल गया दोनों को एक-दूसरे का। तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, आप वहाँ रजिस्टर करिए, आप शादीशुदा होगा। डिवोर्स चाहिए, कोर्ट में जाइए, डिवोर्स फाइल करिए, आप डिवोर्स। बीच के तरीके नहीं अपना सकते कि हमारे यहाँ तो ऐसा चलता आ रहा है, हमारे यहाँ ऐसा चलता है, नहीं। जो है सबके लिए बराबर है, ठीक है? अब पढ़ेंगे आर्टिकल 45, शिशुओं की देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देना। मतलब जो प्री स्कूल होता है ना, जो जो किंडरगार्टन वाले स्कूल होते हैं, 6 वर्ष से कम के लिए, नर्सरी से भी और छोटे, तो उनके लिए शिक्षा देना, थोड़ी बहुत, कम से कम गुड टच, बैड टच, इस टाइप की शिक्षा। ए, बी, सी, डी इतना ही बोलना सीख पाता है बच्चा। एक बेसिक चीज़ें जो सीखना होता है, वो उतना बच्चों को सिखाया जाता है तो।
दिया गया है, कंपल्सरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें भेजा ही जाए। तो पर ये है कि 6 वर्ष से पहले बच्चों को शिक्षा थोड़ी बहुत शुरू कर देनी चाहिए। तुरंत तो नहीं करते पर 5वें साल में अगर छठवें में पहुँच गए तो कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि पैदा होते ही भेज दिया उसको। आर्टिकल 46 में दिया है एससी, एसटी, ओबीसी को शिक्षा और हेतु की अभिवृद्धि करना और शोषण से रक्षा। कि जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा में मतलब उनका विकास हो सके। ओबीसी का विकास तो हो गया है, एससी का भी हो गया है, रह गई हमारी एसटी, ये रह गई है। देखो एससी का और ओबीसी का तो हो गया है, अब उसको तुम कितना ही झूठ बोलो कि नहीं हुआ नहीं हुआ, जितना होना तो हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। अब तो ऐसा है कि तुम उस पे बस अपनी रोटियां सेक रहे हो राजनीति की, और कुछ नहीं है। एसटी का रह गया है, कुछ जगह रह गया है, काफ़ी जगह रह गया है, और वो भी तभी मिल पाएगा जब जो एसटी वाले सक्षम हो गए हैं वो अपना छोड़ें पहले। वो तो छोड़ें, वो बैठे हैं उनकी जगह, करने ही नहीं दे रहे उन लोगों को कुछ। तो ऐसा है, तो उनके हितों की अभिवृद्धि करना, उनके शोषण से रक्षा करना। आर्टिकल 47 में खान-पान, जीवन का स्तर अच्छा करना, मादक पदार्थ बंद करना, मतलब दारू-वारू सब बंद, दारू, गांजा, है ना? जीवन स्तर को अच्छा बनाना, खान-पान सही करना। आर्टिकल 48 में कृषि, पशुपालन व शोध की नई तकनीक अपनाना, मतलब अच्छी कृषि, अच्छे पशुपालन के लिए नई-नई तकनीकों का इजाद करना, उनको अपनाना, लागू करवाना किसानों को, ताकि उनका विकास हो सके, उनकी आय बढ़ सके। आर्टिकल 48 ए में पर्यावरण और वन्यजीव की रक्षा। अब ऐसा नहीं कि तुम फैक्ट्रियाँ लगाते जा रहे, पर्यावरण की परवाह ही नहीं है तुमको, ना वहाँ के जीव-जंतुओं की परवाह है, तो उनकी रक्षा भी करना। आर्टिकल 49 में दिया है राष्ट्रीय महत्व के स्थान व वस्तु का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्थान है जैसे हमारा लाल किला है, ताजमहल है ना? जो भी बड़े-बड़े हैं, खजुराहो के मंदिर हैं, इस तरीके से भीमबेटका है, ये सब चीज़ें हैं ना, है ना? तो इन सबको ना संरक्षण प्राप्त हो। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका का मतलब होता है प्रशासन और पुलिस। प्रशासन में डीएम, एसडीएम, है ना? तहसीलदार, और पुलिस हो गई, एसपी, डीएसपी, इस तरीके से वो कार्यपालिका हो गई। न्यायपालिका का मतलब जो हमारा अ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट है, और कार्यपालिका में कई बार सांसद, विधायक भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। जब संसद में बात करते हैं तो वो बन जाते हैं विधायक पालिका ना, विधायिका हो जाती है। जब वो यहाँ काम करते हैं ज़मीनी स्तर पे, तो कार्यपालिका कहलाती है। और उनसे जुड़े लोग, तो इनका पृथक्करण हो, ये एक ना हो पाएँ कभी। पता चले कि दोनों एक हो गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। यही नीति लागू कर रहा है और यही फैसला सुना रहा है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं न कहीं विधायक, सांसद, ये सब चीज़ें कार्यपालिका का हिस्सा हैं, ये सब हिस्सा हैं, है ना? पर मेन काम तो आईएएस, पीसीएस, डीएसपी इनका होता है। असली काम ज़मीनी स्तर पे काम ये करते हैं। वो तो एक ऑफ़िस में बैठे वहाँ से ऑर्डर देंगे, पर असली काम यहाँ से हो शुरू होता है। वो तो अच्छी-अच्छी बना देंगे, क्योंकि बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार वो जनता देख रही है टीवी में कि कौन-सी नीति लाए। तो ज़मीनी स्तर पे कितना लागू कर पा रहे हैं वो डीएम और डीएसपी, इन सब के काम रहते हैं। प्रशासन और पुलिस का काम रहता है। तो दोनों की न्यायपालिका का पृथक्करण हो, कोई किसी के काम में इंटरफेयर ना करे। करे लेकिन न्यायपालिका करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब ज़रूरी होता है। आर्टिकल 51 का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय, हमें पूरे विश्व में शांत रहना है, कोई किसी के खचड़े में नहीं पड़ना, हमको ना युद्ध करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखनी है और अपनी सुरक्षा भी बनाए रखनी है। तो हमने परमाणु मिसाइल भी बना ली थी, है ना? परमाणु बम भी बनाया था ना 1998 में, तो इसलिए बनाया था। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोले कि नहीं अब तो हम कब्ज़ा कर लेंगे, कैसे कर लोगे? हमारे पास भी है ना? तुम हमें ढंग से बात करोगे तो हम भी तुमसे ढंग से बात करेंगे। तो आर्टिकल 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखो और अपनी सुरक्षा में भी वृद्धि करते रहो, ऐसा नहीं। वर्तमान में गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। 2 जगह हो गई है। गोवा में आज़ादी से पहले से थी, है ना? उत्तराखंड में और हो गई है समान नागरिक संहिता लागू। अभी हुई, कुछ दिनों पहले ही हुई है ना? और भी अभी हो गई हो तो करंट में तो मुझे थोड़ा अपडेट नहीं है। अब जो संशोधन देख लो कब-कब हुए, तो 42वां संशोधन में 3 जगह हुआ। 39 ए जोड़ा गया, 43 ए जोड़ा गया, 48 ए जोड़ा गया। 44वां जो संशोधन हुआ उसमें आर्टिकल 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया, नहीं समझे? सिर्फ़ भाषा बदली गई है, जिसमें लिखा ना कि हम ऐसा समाज बनाएँगे जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, है ना? उस तरीके से, तो उसकी भाषा बदली गई।
86 में क्या है, 86 में जो आर्टिकल 45 है ना, पहले यहाँ था 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, जो हमने 21A में पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, पहले यहाँ था 45 में, इसको उठा के वहाँ भेज दिया हमने, और इसकी जगह हमने लिख दिया 6 वर्ष तक शिक्षा और देखभाल करना जरूरी है, बस इतना लिख दिया कि जैसे कुछ लोग हैं कि थोड़ा थोड़ा शिक्षा देते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, इसलिए इसलिए इसको नीति निर्देशक तत्व में डाला है हमने कि कंपलसरी नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी शिक्षा देते रहिए, थोड़ा देखभाल करिए उनका, दवाइयाँ हो गया, बीमार पड़ते हैं बच्चे, कई टीके लगते हैं, वो सब उनका देखभाल के लिए, तो उसको लिख दिया था हमने, इसको कहाँ फेंक दिया 45 को 21 में डाल दिया था, है ना, किसमें 86 में संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारे के तीनों के चार, तीन हो गया, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। और 97 में हमने सहकारी समिति को जोड़ा, याद रखना 97 में जो संविधान संशोधन हुआ 2011 में, इसमें हमने सहकारी समिति को जोड़ा, तो ये चार हमको अच्छे से याद रखने, जो भूलने नहीं है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कई बार हालांकि पूछा तो नहीं जाता, मतलब कभी कभी पूछा जाता है, जैसे कोई पूछे गांधीवादी तत्व किस किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 40 में दिया है ना, ग्राम पंचायत का गठन दिया कि नहीं दिया, है ना, 43 में कुटीर उद्योगों से संबंधित, है ना, 43 भी, 46, 47, 48, जो गांधीवादी तत्व का समर्थन करते हैं, समाजवादी तत्व का समर्थन को कौन कौन करते हैं, तो ये सारे करते हैं, है ना, उदारवादी का ये सारे, थोड़ा एक बार एक नज़र देख लेना, समझ में आ जाएगा तुमको, उदारवादी कौन सा है, समाजवादी कैसा है, गांधीवादी कैसा है, उनमें जब मतलब पढ़ोगे क्वेश्चन को, तो जो लाइन तुम्हें याद होंगे अगर आर्टिकल सारे, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये आर्टिकल इस तरफ इशारा कर रहा है, तो इतना रटने की ज़रूरत नहीं है इसको, एक नज़र बस इतना याद रख लेना कि ऐसे तत्व भी हैं, जब दोबारा अब इसके बाद तुम पढ़ोगे उनको, तो तुमको समझ में आ जाएगा, जब दोबारा एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ा, जब दोबारा पढ़ोगे तो तुमको मतलब समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा गांधीवादी इसलिए है क्योंकि गांधी जी ने बोला था। अब कुछ अंतर है जो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है, भाग 3 और 12 से 35, और अमेरिका ने दिया था मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व दिए थे आयरलैंड ने, है ना, ये व्यक्ति को दिए जाते हैं, याद रखना मूल अधिकार, और ये राज्य के कर्तव्य हैं, नीति में मतलब राज्य के कर्तव्य हैं इनको लागू करना, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय आ जाते इसका मतलब है पर मतलब लागू कर सकता है, न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, लागू नहीं कर सकता। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र है, इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है, मतलब आदर्श उसका निहित है, इसका स्वरूप नेगेटिव है, याद रखना, कन्फ्यूज मत होना, इसका स्वरूप सकारात्मक है, ठीक है। इसको संरक्षण प्राप्त है 32 से 226 से, इसको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं, कहाँ है, कुछ नहीं है, इसका निलंबन भी हो सकता है आर्टिकल 350 और 359 के तहत, इसको पढ़ेंगे हम लोग, आपातकाल पढ़ेंगे इसको, ये स्वतः ही निलंबित है जब तक लागू नहीं होते, इसके क्रियान्वयन के लिए युक्त सीमा है, बोला था ना कि कुछ सीमा है, आप पूरा नहीं मान सकते, ये आंतरिक नहीं है, इन पर कोई सीमा नहीं है क्योंकि लागू ही नहीं है ना, तो युक्त सीमा का मतलब होता है कि आपको जैसे कोई अधिकार, बोलने का अधिकार दिया, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप हमारे देश का अपमान, गाली नहीं दे सकते, आप पता चले राष्ट्रगान को गाली कुछ भी बक रहे हो, या हमारे जो सम्मान के मतलब जो हमारे पुराने वो रहे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, तुम उनको कुछ भी गाली गलौज कर रहे हो भरी मीडियम में, तो आप नहीं कर सकते, आपको कुछ सीमा है बोलने की। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, इसका मतलब आपको बोलने की सीमा है, तो आप बीवी को गाली पे गाली दे रहे हो, उसके परिवार को दे रहे हो, 10 जगह बेइज्जती कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, तो कुछ सीमाएँ हैं हर चीज़ की, उस सीमा के अंदर रहोगे तो सही रहोगे, तो ये हैं, तो इनको थोड़ा-सा याद रखना। बकाया कल मिलते हैं अब, चलिए बाय।